in KVS Our Daily Life. Myself A.K. Singh. Today we have learned about various properties of colloidal solution like coagulation, electrophoresis, Tyndall effect, Brownian motion. So on these topics, I would like to ask some questions from you. These are the questions. Explain what is observed when a beam of NaCl, beam of light is passed through a colloidal soul. When a beam of light is passed through a colloidal soul. And second question is, an electrolyte NaCl is added to ferric hydroxide soul. Third one is, electric current is passed through a colloidal soul. So in first question, सोचिए क्या जवाब होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ. इन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ा था बेटा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सोल. सो व्हेन बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडियल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व. कौन सा इफेक्ट होगा? टिंडल इफेक्ट. क्या था टिंडल इफेक्ट? कि पूरा जो पाथ ऑफ द बीम है क्या होता है? गेट्स इल्यूमिनेटेड. पूरा जैसे आप मूवी में देखते हैं या गाड़ी के हेडलाइट्स में देखते हैं, तो पूरा रास्ता क्या हो जाता है? इल्यूमिनेटेड हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है. तो इसमें कौन सा इफेक्ट आ रहा है? टिंडल इफेक्ट. तो हम करें व्हाट इज ऑब्जर्व? तो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व. सेकेंड वन, electrolyte NaCl is added to ferric hydroxide solution. आप देखिए इलेक्ट्रोलाइट एडिशन से क्या होता है? कोagulation होता है. और ये सोल है, तो आप जानते हैं कि NaCl में दो पार्ट हैं, Na प्लस और Cl माइनस. इट इज जनरली पॉजिटिवली चार्ज सोल. सो Cl माइनस acts as a coagulating ion and your soul gets coagulated by the addition of electrolyte. So ये ऑब्जर्वेशन होगा आपका. And electric current is passed through a colloidal soul. So what is the process? Process is named as electrophoresis. क्या बोलते हैं इसको? Electrophoresis. So the migration of colloidal particles towards oppositely charged electrode is known as electrophoresis. Next question देखो बेटा. Arrange the following in increasing order of their coagulating power for coagulation of a negatively charged soul. तो आप जानते हैं यदि सोल निगेटिवली चार्ज है तो इसका कोagulating आयन कौन सा होगा? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट का जो पार्ट होगा, दो पार्ट होता है ना इलेक्ट्रोलाइट में. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कैटायन और एनायन, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव था तो ये इसका कोagulating आयन बना था. यहाँ पर यदि ये निगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव वाला बनेगा. और हार्डे-सुल्ज रूल आपका क्या कहता है कि ये वैलेंसी से चार्ज जिनके ऊपर है उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोagulating पावर. तो इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर कितना प्लस है? 2 प्लस चार्ज होता है. नहीं, सोडियम के ऊपर कितना होता है? +1. एल्युमिनियम के ऊपर कितना होगा? +3. और जर्कोनियम के ऊपर होता है +4. तो ये ब्रेक करने भी आपको आता है, आप सारे सीखे हुए हैं. कैसे ब्रेक कर देते हैं आप इसको ब्रेक कर देते हैं. इसको पीछे ले गए और ये 3 यहाँ पर आ गया. फिर 3 को आपने, ये देखिए, क्योंकि सॉल्ट इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी. तो देखो 3 प्लस है. ठीक इसी तरह से इसके ऊपर Zr 3 Zr 4 प्लस है, 4 PO4 3 माइनस है. तो इसका मतलब यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, +1, +2. तो हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो कैसे अरेंज करेंगे आप? सबसे पहले किसको लिखेंगे आप? NaCl को. फिर किसको लिखेंगे? MgCl2 2 वाला. फिर 3 वाला. और फिर लिखेंगे हम लोग 4 वाला. ये जर्कोनियम फॉस्फेट. ठीक है. तो इस तरह से बेटा यदि हमारा पॉजिटिवली पूछता तब क्या होता? यदि ये सोल पॉजिटिव होता तो देखो इन दोनों का कोagulating पावर तो सेम रह जाता, लेकिन उससे ज़्यादा किसका होता? सल्फेट का.
फिर किसका होता है, फॉस्फेट का। तो इस तरह से बेटा आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। लायोफिलिक सोल्स पहले से हम लोग देख रहे थे लायोफोबिक सोल। तो लायोफिलिक सोल क्या होता है बेटा? लायो मीन्स क्या सीखा था आपने? लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग। इसका मीन्स डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, इसलिए कोगुलेट जल्दी नहीं होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ सोल के लिए दो फैक्टर्स हैं। देयर आर टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ the lyophilic sols. These factors are charge and solvation of the colloidal particle. पहला स्टेबिलिटी के लिए क्या है? चार्ज। लाइक चार्ज होता है तो ये नीचे नहीं बैठते हैं। दूसरा सॉल्वेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। एक्सटेंसली कितना सॉल्वेटेड है इस पर। अब हमें तो कोगुलेट करना है। सो व्हेन दीज टू फैक्टर्स आर रिमूव्ड, ए लायोफिलिक सोल कैन बी कोगुलेटेड। यदि इस दोनों फैक्टर को हटा लें, मतलब हम किसी तरह से इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में सफल हो जाएं, इसके सॉल्वेशन को कम करने में सफल हो जाएं, तो हम कोगुलेट करा सकते हैं। सो दिस इज डन बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। कैसे कराओगे? by adding an electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट क्या काम करेगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइट में जो हमारा A+B- होता है, तो ये आपका यदि पॉजिटिव होगा तो ये हमारा कोगुलेटिंग आयन बनेगा, नेगेटिव होगा तो ये हमारा कोगुलेटिंग आयन बनेगा, मतलब चार्ज रिमूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है। दूसरा, बाय एडिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट। by adding a suitable solvent। आप यदि एक सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करो तब भी ऐसा होगा। जैसे when solvents such as alcohol and acetone are added to hydrophilic sol, means water यहाँ पर dispersion medium है, the dehydration of dispersed phase occurs। क्या होगा? उसका डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो अंडर दिस कंडीशन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सफिशिएंट फॉर कोगुलेशन। ठीक है। तो इस तरह से आप कोगुलेट करा सकते हो। तो बेटा कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल में क्या देखा हमने कि देयर आर टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइडल सोल, दैट इज चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। सॉल्वेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। सो if anyhow you remove these two facts, charge and solvation of colloidal particles, the soul can be coagulated। so by adding an electrolyte, यदि electrolyte डाल दें तो चार्ज रिमूव करने में हमको हेल्प मिलेगा, और by adding a suitable solvent। इस तरह से हम लोग बेटा इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। जैसे किसी कोलाइड को तुम्हें बचाना है, कोगुलेट नहीं करना है, तो क्या करते हैं? Protection of colloids, लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल। अभी ये हम जानते हैं हम लोग कि लायोफिलिक सोल्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है लायोफोबिक से, क्योंकि उनके बीच में इंट्रैक्शंस कम होता है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में वो इजीली टूट जाता है। लेकिन जो हमारा लायोफिलिक है ये एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होता है। जो अभी हमने देखा कि सॉल्वेशन इनका मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। सो दैट इज द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर कवर्ड बाय ए शीट ऑफ लिक्विड इन विच दे आर डिस्पर्स्ड। उनके ऊपर एक घेरा बनाए रहता है, उनके ऊपर एक कवर बनाए रहता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। तो अब लायोफिलिक कोलाइड्स हैव ए यूनिक प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलाइड्स, मतलब ये लायोफोबिक कोलाइड्स को बचा भी सकता है। तो कैसे बचाएगा कि व्हेन ए लायोफिलिक सोल इज एडेड टू ए लायोफोबिक सोल,
the lyophilic particles form a layer around the lyophobic particles। अब उनके ऊपर क्या हुआ कि ये हमारा मान लो कि लायोफोबिक था, फोबिक सोल, जिसको आपको बचाना है तो इसके अंदर क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा लायोफिलिक सोल। अब बेटा इसके ऊपर ये एक सराउंड घेरा बना लेता है, ये इसी तरह से इनके ऊपर एक घेरा बना लेता है, तो जिससे हमारा लायोफोबिक सोल प्रोटेक्ट हो जाता है। सो लायोफिलिक कोलाइड्स यूज्ड फॉर पर्पस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। तो पहले हम लोग गोल्ड सोल वगैरह पढ़ते थे और था हमारे सिलेबस में भी था कि किस तरह से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते थे। गोल्ड नंबर होता है, जैसे आपने कोगुलेशन वैल्यू देखा था उसी तरह से गोल्ड नंबर होता है। अब हम लोग एक नए टॉपिक में चलते हैं बेटा, जिसका नाम है इमल्सन। कोलाइड्स का ही एक पार्ट है इमल्सन। अब बेटे आज से एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया है कि जो भी आपको डाउट होगा वो आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। आप देखेंगे कि इसमें एक लिंक लगा हुआ है गूगल फॉर्म का। आप उसमें अपना नाम, अपना स्कूल का आपका नाम सेलेक्ट कर लेंगे, आप किस स्कूल के हैं, सेक्शन आपका क्या है और आपको क्या डाउट है, ठीक है। तो इससे आपका प्रेजेंस भी बनेगा वहाँ पर, आपके टीचर्स आपको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप हैं क्लास में, नहीं हैं क्लास में, तो और वहीं पर डाउट पूछेंगे तो मैं भी जवाब दे सकता हूँ डाउट का और सर भी आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी डाउट इफ़ यू हैव। ये इसलिए किया गया है रीजनल ऑफिस की तरफ से कि हर एक बच्चे की बात सुनी जाए। जैसे मान लो कि आप लाइव चैट में आते हैं तो जब बल्क हमारे पास होता है तो हम किसी का जवाब दे पाते हैं, किसी का नहीं दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सारे टीचर्स आपको फैसिलिटेट करने के लिए लगे हुए हैं। तो बेटे इसको देखेंगे और यहाँ से आपका डाउट है और डाउट आप पूछ सकते हैं और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग इमल्सन। इमल्सन्स देयर आर लिक्विड कोलाइडियल सिस्टम, मीन्स बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर इन लिक्विड स्टेट। आपने सीखा था ना कि कब हम सोल बोलते हैं, कब हम जेल बोलते हैं, है ना, कब हम फोम बोलते हैं, कब हम एरोसोल बोलते हैं। तो इस तरह से इमल्सन कब बोलते हैं, जब डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर इन लिक्विड स्टेट। सो देयर आर टू टाइप ऑफ इमल्सन। बॉयल इन वाटर, इसको एब्रीवेट बेटा ऐसे कर सकते हो, O/W टाइप एंड वाटर इन बॉयल, ऐसे। इसमें सिंपल सा है, इसका मतलब हुआ कि ये डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम है। और सेकेंड वाले में क्या है बेटा कि ये डिस्पर्स्ड फेज है वाटर और वाइल डिस्पर्सन मीडियम है, ठीक है। तो आप दोनों का मीनिंग समझ गए कि while in water emulsion, in this type of emulsion, while acts as a dispersed phase and water acts as a dispersion medium। तो इसका जैसे एग्जाम्पल है मिल्क है, वेनिसिंग क्रीम है ना, ये while in water। हेयर क्रीम भी होता है। अब देखिए मिल्क में कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन मिल्क होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है बेटा, और ये कोलाइड होता है जिसमें 92% जो है वाटर होता है, 8% फैट होता है। यदि आपको दूध शुद्ध मिल रहा है तब, यदि मिलावट वाला मिल रहा है तब तो सोच लो कि कितना और वाटर है, लेकिन प्योर में ये डाटा होता है 92% वाटर होता है। वाटर इन वाइल में ये देखिए कि वाटर एक्ट्स एज ए डिस्पर्स्ड फेज, वाइल एक्ट्स एज ए डिस्पर्सन मीडियम। तो इसमें जैसे कोल्ड क्रीम, बटर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं।
अब आप जानते हो कि इमल्सन जो ऑयल और वाटर हम लोग कर रहे हैं, ये दोनों ही एक इमिसिबल लिक्विड है। आप जानते हैं कि जैसे ही हम दोनों को मिलाएंगे एक सेपरेट लेयर बन जाएगा, नहीं तो एक सेपरेट लेयर बन जाएगा, तो कैसे इसको मिक्स कराओगे? तो इसके लिए एक एजेंट चाहिए। जैसे आप देखते हो कि अब आप बाहर निकलोगे, कहीं कोचिंग करने के लिए कहीं बाहर जाओगे, तो आप देखोगे प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर क्या काम कर रहा है कि वो जिसके घर खाली है उसका नंबर है उसके पास, और आपको अब एक कमरा चाहिए वहाँ पर रहने के लिए, है ना। कोटा जाओगे तो, या दिल्ली में ही आप, मुंबई में आप माँ बाप से दूर जाते हैं तो आपको एक अकोमोडेशन चाहिए रहने के लिए, तो आप उसी के पास जाओगे कि हमको एक कमरा चाहिए। अब वो दोनों को जानता है ना, आपको भी जान रहा है और जिसके पास अकोमोडेशन है उसको भी जान रहा है। तो दोनों को क्या करेगा, दोनों तो नहीं मिल रहे हो, दोनों मिलने वाले नहीं हैं। यदि टकरा भी जाते हैं तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक दूसरे का नीड पता नहीं है। लेकिन ये ले जा करके आपको वहाँ मिलवा देगा और आपको एकोमोडेशन दिलवा देगा। मेरा कहने का मतलब समझे आप कि जो ऑयल और वाटर है, ये दोनों जब मिल भी जाते हैं तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इनको जब एजेंट के थ्रू मिला दिया जाता है तो मिल जाते हैं। अब एजेंट क्या होता है, देखो ऑयल आप जानते हो वाटर फोबिक है, वो उससे रिपेल करने वाला है ना। तो कहाँ उसके साथ आएगा, तो लेकिन यदि थोड़ा सोप सोल्यूशन डाल दो, तो अब सोप सोल्यूशन क्या है, या हायर अल्कोहल्स डाल दो, तो उसमें दोनों पार्ट है बेटा। मतलब इसको भी जानने वाला, इसको भी, हाइड्रोफोबिक भी हाइड्रोफिलिक भी। तो जब दोनों को जानने वाला है तो फिर क्या करेगा, मिला देगा। आप अपने घर में करके देख सकते हो। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लो, हल्का सा मम्मी से मांग करके, और पानी ले लो और एक दो बार मिक्स करके देखो। आप देखोगे फिर 2 लेयर हो गया। आप परेशान हो रहे हो नहीं मिक्स हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा शैम्पू या सोप सोल्यूशन डालो और फिर मिक्स करो, देखो कि इमल्सन आपका बन गया। इसका मतलब कि दोनों को जानने वाला आया तो दोनों को क्या करा कि मिक्स करा दिया। अब एक क्वेश्चन है बेटा कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो करता क्या है। सो फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्सन ए थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट, क्या है बेटा उसका नाम, या तो इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट, उसको हम डाल देते हैं। करता क्या है, द इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म्स एन इंटरफेसियल फिल्म बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड द मीडियम, इनके बीच में एक फिल्म बना देता है। तो जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट लेते हैं, या इमल्सन, पहले हम इसके लिए देखते हैं O/W टाइप के लिए, इसमें ले सकते हो प्रोटीन, गम, नेचुरल रबर, ये सारा ले सकते हैं। और यदि W/O हो, मतलब वाटर इन ऑयल हो, तब लेंगे हम हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल ले सकते हैं, बड़ा वाला हाइड्रोकार्बन, लैंप ब्लैक ले सकते हो, लैंप ब्लैक ले सकते हो। ये सारे इमल्सिफायर हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वेदर इमल्सन इज ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। आपको कह दिए कि बताओ ये इमल्सन कैसा है, ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है, जैसे मिल्क ही हमने बोल दिया आपको, तो आप क्या करोगे, कोई टेस्ट अप्लाई करेंगे नहीं। तो इसके लिए बेटा हम 2 टेस्ट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
इमल्शन। पहला टेस्ट है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट, ये डाई टेस्ट क्या करता है? डाई टेस्ट करता है इफ यू add some while soluble dye, यदि हम लेते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं, is added to the emulsion, if the background becomes colored, पूरा बैकग्राउंड उस डाई के कलर का हो जाएगा, then emulsion is water in while, ये वाला emulsion है। क्यों? क्योंकि ये while soluble डाई था, तो इसीलिए पूरा बैकग्राउंड उसी कलर का हो गया। और आप यदि गौर करना बेटा, अपने एनसीईआरटी में जो दो फिगर बनाए हुए हैं उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो वही दिखाना चाहता है कि आप देखोगे कि पूरा बैकग्राउंड पीला कलर का है, दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप क्या कहेंगे वो कि कैसा है? क्योंकि वाइल सोल्यूबल डाई था तो वाटर इन वाइल। बट इफ the droplets are colored droplets are seen, then the emulsion is while in water। क्योंकि ये तो कम था, डिस्पर्स फेज है, तो ये जो पैचेज है डिस्पर्स फेज का सिर्फ यही कलर्ड हुआ है, तो हम कहेंगे while in water। ठीक है बेटा, तो एक टेस्ट मैंने आपको बताया डाई टेस्ट। दूसरा इससे भी आसान टेस्ट है, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन टेस्ट। डाई टेस्ट समझ गए आप? डाई टेस्ट क्या किया बेटा कि if we take some while soluble dye and if the whole background is colored, then it is water in while, and if the only while droplets are colored, then it is called while in water। तो आप इजी आइडेंटिफाई कर जाओगे। दूसरा टेस्ट है बेटा डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट, आप डाइल्यूट करो, मतलब इफ द इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड विथ वाटर, दिस इंडिकेट्स दैट द इमल्सन इज वाइल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क में बेटा कितना भी पानी डालते जाओ, क्या कोई सेपरेट लेयर बनता है या घुलता चला जाता है? नहीं, आपका क्वांटिटी बढ़ता चला जाता है और पता भी नहीं चलता आपको। इसीलिए हम लोग जो दूध कोई दे जाता है तो क्या करते हैं, जस्ट रिलाई करते हैं कि ये दूध सही होगा, कितना पानी डाला हुआ है क्या पता है, नहीं। तो ऐसा इमल्सन कैसा होगा? कैसा होगा? वाइल इन वाटर। लेकिन यदि एक सेपरेट लेयर बन जाए डाइल्यूट करने से, in this case the added water forms a separate layer, the emulsion is water in while type। जैसे इसका एग्जांपल था बेटा बटर, कोल्ड क्रीम डाल के देखो वाटर, क्या होगा? आपको एक सेपरेट ये लेयर बना देता है ना। तो इस तरह से जब सेपरेट लेयर बना देता है तो हम कहते हैं कि ये कैसा होगा? वाटर इन वाइल होगा। तो हमने आपको दो टेस्ट बताया, डाई टेस्ट और डाइल्यूशन टेस्ट। तो इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास क्या क्या रास्ता है कि और उस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और स्टेबलाइज करने के लिए आपने देखा कि क्या लेते हैं हम? इमल्सिफाइंग एजेंट, जिसको हम इमल्सिफायर भी कहते हैं। अब डिमल्सिफिकेशन किसको कहते हैं? डिमल्सिफिकेशन मतलब इमल्सन को ब्रेक कर देना। जैसे वहां पर वर्ड हमने देखा कोगुलेशन, तो ये है डिमल्सिफिकेशन। डिमल्सिफिकेशन कैसे करते हैं? डिमल्सिफिकेशन द सेपरेशन ऑफ इमल्सन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड is called demulsification. The various techniques are used for demulsifications are freezing। जैसे आप घर में क्या करो कि फ्रीजर में मिल्क को रख के देखो, आपका वाटर अलग हो जाएगा और फैट
जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे। बॉइलिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन से देखते हो कि बटर आप निकाल लेते हैं मिल्क से, अलग कर देते हैं उसको। तो ये सारे मेथड्स हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं इमल्सन को, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा डिमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने करा इमल्सन। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस और कोलाइड्स अराउंड अस। कोलाइड्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो कोलाइड्स हैं किस किस फॉर्म में हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है बेटा, पहला एग्जांपल्स है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आजकल आपको देखते हो ना, स्काई नजर आ रहा है दिल्ली में, नहीं पहले तो नजर ही नहीं आता था, तो आजकल नजर भी आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल जो पॉल्यूशन का लेवल है कम हुआ है और आप क्लियर देख पाते हो। तो ये होता क्या है कि डस्ट पार्टिकल्स along with water suspended in air scatter blue light which reaches our eye and sky looks to blue to us। स्काई हमें कैसा दिखता है? ब्लू। किसके कारण हो रहा है? ये स्कैटरिंग के कारण हो रहा है कि डस्ट और वाटर जो सस्पेंडेड हैं एयर में, ये ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर कर देते हैं और फैला देते हैं, और हमारा आकाश किस तरह का दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है बेटा, तो पहला कि कोलाइड अराउंड अस, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। दूसरा फॉग, मिस्ट एंड रेन, ये भी कोलाइड्स का ही मतलब है। कह रहा है कि मैंने लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स इज पुल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट। तो क्या आजकल बनेगा फॉग? फॉग के लिए क्या चाहिए बेटा? ड्यू पॉइंट चाहिए, उस टेम्परेचर जिस पे ओस बनना शुरू हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं उसको? ड्यू पॉइंट। जैसे आपको जाड़े के दिन में दूब के ऊपर एक ड्रॉपलेट्स जमा होता है या गाड़ी के ऊपर जमा हो जाता है, तो मतलब उसके लिए एक लोअर टेम्परेचर चाहिए। तो होता क्या है उस समय? द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ दीज पार्टिकल्स। अब वो जो डस्ट पार्टिकल है उसके ऊपर ही एक वो लेयर बना दिया और उसका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो जो डस्ट पार्टिकल अभी है, पहले वो छोटा था, लेकिन उसके ऊपर जो मॉइस्ट लेयर आकर के बड़ा बना दिया, पार्टिकल कोलाइडियल नेचर का बना दिया। तो अब क्या हुआ? वो अब वो जो फ्लोट कर रहा है एयर में, और जब उसका मात्रा बढ़ता है तो देखते हैं विजिबिलिटी हमें कम हो जाती है। जो हमारे फ्लाइट को, हमारे ट्रेन को, है ना, या हमें रोड पे चलने में परेशानी होती है। जाड़े के दिन में देखते हैं गाड़ी ड्राइव करने में काफ़ी परेशानी होती है, आप स्कूल पहुंचने में लेट हो जाते हैं कि बहुत सारा फॉग था। तो ये हमारा कोलाइड है। क्लाउड्स आर ऑल्सो एरोसोल्स। एरोसोल वर्ड कब सीखा था आपने? कि जब एयर डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो क्लाउड्स आर एरोसोल्स हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर। अब आप जानते हो कि जब ये बादल घुमरते रहते हैं, आप देखते रहते हो कि मूव कर रहा है, ये निकल रहा है ना, हवा के थ्रू। सो ऑन अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन इन द अपर एटमॉस्फेयर द कोलाइडियल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ग्रो बिगर एंड बिगर। अब वो बढ़ते चले जाते हैं, और जब बेटा बहुत लार्ज हो जाएंगे तो उनको एटमॉस्फेयर में रुकना मुश्किल हो जाएगा, तो सस्पेंड होंगे इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो आप कहते हो कि क्या हो गया? बारिश हो गया। और दूसरा क्या होता है बेटा कि जैसे जो दो क्लाउड पार्टिकल्स हैं, ये आपस में अपोजिटली चार्ज क्लाउड जब मीट होते हैं तब भी कोगुलेशन हो जाता है, और उसको क्लाउड ब्रस्ट वगैरह भी कहते हैं। जैसे उत्तराखंड वगैरह में देखते हो कई बार, चमोली वगैरह में क्या होता है कि एकदम कहता है कि बादल फट गए। आप न्यूज़पेपर, बादल फटने का क्या मतलब? कि आपका जो कोलाइड्स है वो चार्ज पार्टिकल है, और ऐसा संभव है कि दो क्लाउड्स जो हैं अपोजिटली चार्ज वाले हों, और जैसे टकराते हैं देखते हो कितना तेज आवाज़ होता है, स्पार्क होता है, नहीं, और बहुत तेज बारिश होने लग जाती है।
तो ये भी हमारा क्लाउड का ही। दूसरा बेटा, आप जैसे अमेरिका वगैरह में देखते हो कि उनके पास बहुत बड़ा बड़ा प्लॉट है और वो क्या करते हैं कि अपने फार्म हाउस के ऊपर बादलों का इंतज़ार करते हैं और जैसे बादल आया आर्टिफिशियल रेन कराने में सक्षम है। वो करते क्या है, और ऐसा ही 2011 के बीजिंग ओलंपियाड में हुआ था कि जिस दिन उनका ओपनिंग सेरेमनी था उस दिन उनके मैट डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि बहुत बारिश होगी। और आप जानते हो कितनी सारी तैयारी होती है, पूरा विश्व होता है वहाँ पर और उनको दिखाना होता है ओपनिंग सेरेमनी कि किस तरह से हम कर रहे हैं, धूमधाम से कर रहे हैं। और यदि बारिश हो जाए तो स्टेडियम में सब लोग कैसे हो जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, चाइना वालों ने, कि एक दिन पहले ही बारिश करा लिया। करते हैं इसके लिए क्या कि बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सेंट और स्प्रेइंग ए सोल कैरिंग अपोजिट चार्ज टू वन ऑन क्लाउड्स फ्रॉम एन एरोप्लेन के ऊपर से गए और क्या किया कि या तो इलेक्ट्रिफाइड सेंट या अपोजिटली चार्ज जो सोल्स हैं उनको ऊपर से ड्रॉप कर दिया और वो डिस्चार्ज हो गए और पूरा। तो फिर अब क्या है, जो क्लाउड्स हैं इनको इवोपरेट होकर के फिर जाने में समय लगेगा नहीं बेटा, तो इसको जब नीचे कर दिया तो आर्टिफिशियल रेन के थ्रू उस खतरे को ख़त्म कर दिया। तो इसको बोलते हैं बेटा आर्टिफिशियल रेन, और आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। ये ज़्यादातर बेटा फूड आर्टिकल जो हैं ये भी हमारा, जैसे मिल्क, बटर, हलवा, ये सब क्या है, आइसक्रीम, फ्रूट जूस आर ऑल कोलाइड्स इन वन फॉर्म और द अदर। ठीक है, तो ये जो आप हम लोग का फूड आर्टिकल्स हैं ये भी कोलाइडियल फॉर्म होता है। ब्लड इज ऑल्सो ए कोलाइडियल सोल्यूशन ऑफ अल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस। और इसके ऊपर जो देखते हैं कि आफ्टर सेव एलम वगैरह का जो यूज आया है किसके कारण आया है कि ड्यू टू द कोगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ए क्लॉट। जैसे कोई कट हो गया तो उसके ऊपर एलम फिटकरी का यूज कर लिया तो कोगुलेशन करा दिया बेटा। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर जानते हो ना एल के ऊपर 3+ चार्ज है। ठीक है, और तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा जो ज्योग्राफी में पढ़ा आपने, एक्चुअली केमिस्ट्री का कोलाइडियल है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, स्ट्रेचरीज जो बनते हैं डेल्टा। सो रिवर वाटर इज ए कोलाइडियल सोल्यूशन ऑफ क्ले। जो रिवर वाटर है वो कोलाइडियल सोल्यूशन है क्ले। एंड सी वाटर इज कंसिडर्ड एज ए स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और बेटा हमने कोगुलेशन में सीखा कि यदि कोलाइड्स को इलेक्ट्रोलाइट मिल जाए तो क्या होगा, कोगुलेशन होगा। सो व्हेन रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर, द इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन सी वाटर coagulate the colloidal solution by of clay, resulting its deposition with the formation of delta। तो ये डिपोजिट हो जाता है और डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बार फिर से कि जो हमारा रिवर वाटर है उसमें क्ले है कोलाइडियल सॉल्यूशन के फॉर्म में। और बेटा सी वाटर जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सब बहुत सारे कंपोनेंट जो हैं, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सारे सी वाटर में होते हैं। तो ये इसको जैसे सी वाटर रिवर वाटर से मिला तो क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया और डेल्टा का फॉर्मेशन हो गया। नाउ एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, फर्स्ट एप्लीकेशन है क्वार्टरल स्मॉग प्रिसिपिटेटर। क्वार्टरल स्मॉग प्रिसिपिटेटर, ये स्मॉग जो होता है इज ए डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलाइडियल पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इन एयर एंड कैन बी मेड फ्री ऑफ these colloidal particles by passing through
ए क्वार्टेल स्मोक प्रिसिपिटेटर। ये पहले क्या होता था, पहले अनिवार्य नहीं था, जो फैक्ट्री लगाते थे वो चिमनी के थ्रू सीधा सारा चीज़ एटमॉस्फेयर में एक्सक्रीट कर देते थे और निकल जाता था। और देखते थे जब हम लोग चलते थे बाहर तो पूरा ब्लैक होकर के घर में शाम में लौटते थे। क्यों? वो इतना ज़्यादा कार्बन पार्टिकल्स एक्सक्रीट करता था चिमनी के थ्रू, जो हर एक सरफेस पर जाकर के डिपॉजिट हो जाता था। लेकिन जब सरकार थोड़ा सा सावधान हुई, जब उनको जो ग्रीन केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ कि धीरे धीरे क्या करना है आपको, इस जो इवन कैटालिटिक कन्वर्टर लगा करके और उधर चिमनी में क्वार्टेल स्मोक प्रिसिपिटेटर लगा करके, तो क्या करते हैं कि जो चिमनी में आने से पहले उसको पास करते हैं क्वार्टेल स्मोक प्रिसिपिटेटर में। जैसे ही वो पार्टिकल उनके कांटेक्ट में आता है, वो प्लेट काफ़ी हाई चार्ज होता है, तो उस पर जो कार्बन पार्टिकल है बेटा वो डिस्चार्ज हो जाता है और आपका जो स्मोक है वो फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल्स हो जाता है। तो इस तरह से ये स्मोक प्रिसिपिटेटर का यूज, क्योंकि स्मोक जो हमारा था वो एक निगेटिवली चार्ज कोलाइडियल पार्टिकल्स है कार्बन का, तो जिसको हम डिस्चार्ज करा देते हैं। ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। The water obtained from natural sources often contains suspended impurities। जैसे हम लोग पहले जहाँ पे रहते थे बेटा किश्तवाड़ वगैरह में, तो वहाँ क्या था कि हमें 2 ड्रम पानी दे जाते थे वो, और पूरा लगता था कि ये तो मिट्टी वाला पानी दे गए हैं, कैसे काम चलेगा। लेकिन साथ में जानते वो 2 पैकेट्स भी हमको देते थे, एलम का पैकेट था, और जैसे एलम डाला नहीं कि एकदम पानी क्लियर हो गया और उसको आप यूज के लिए ले सकते हो। तो क्या होता था बेटा कि जो वो कोलाइडियल पार्टिकल्स था, जो एकदम पहाड़ों से बहता हुआ पानी आ रहा था, वो चार्ज हो गया था, तो कोलाइड हो गया। तो आप जानते हो कोलाइड तो सेटल डाउन नहीं होता, तो उसको आप कितना दिन भी छोड़ दो सेटल डाउन नहीं होगा। तो क्या करते थे, जैसे ही एलम डाला तो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज जो है वो नीचे आ गया, और नीचे आकर के और हमारे वाटर को जो भी यूज के पर्पस के लायक है उसको कर देता है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैसे, कोगुलेशन ऑफ द कोलाइडियल पार्टिकल्स इन दैट वाटर बाय यूजिंग एलम, एलम डाल करके सस्पेंड करा देते थे। ज़्यादातर मेडिसिन कोलाइडियल नेचर का होता है, इसके पीछे भी रीजन है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स आर कोलाइडियल इन नेचर। जैसे एक रेग्रोल होता है, वो एक सिल्वर सोल होता है बेटा, और उसको आई लोशन में यूज करते हैं। ठीक है। कोलाइडियल एंटीमनी, ये एक बहुत अच्छा मेडिसिन निकला, जो करीब 70-80s के दौर में इंडिया में एक, जैसे अभी देखो हम लोग परेशान हो रहे हैं ये कोविड-19 से, उसी तरह से काला जार पूरा वेस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इसमें बहुत ज़्यादा लोग एकदम इसको काला बुखार कहते थे। तो इसमें सोडियम एंटीमोनेट था जिसका कोलाइडियल फॉर्म था, और इसके इंजेक्शंस यूज किए जाते थे। तो ये कोलाइड्स था। कोलाइडियल गोल्ड इज ऑल्सो यूज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए कोलाइडियल गोल्ड को यूज किया जाता है, जो मसल्स के वीकनेस को ठीक करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था बेटा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब क्या है कि ये एक, जैसे आप देखते हो कि आप इनो वगैरह खा लेते हैं तो क्या होता है, एंटासीड है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एंटासीड था, और ये वाइट कलर का एकदम कोलाइडियल सोल था। सो यूज फॉर स्टोमक डिसऑर्डर, स्टोमक पेन्स। सो व्हाई कोलाइडियल मेडिसिन इज मोर इफेक्टिव। कोलाइडियल मेडिसिन इज मोर इफेक्टिव क्यों? बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। हमने शुरू में ही पढ़ा था बेटा कि जो कोलाइड्स होते हैं उनके सरफेस एरिया
बहुत ज़्यादा होने के कारण ये इतने इफेक्टिव होते हैं। सो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड दे आर इजिली एसिमुलेटेड। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई कोलाइडियल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव, तो आप क्या बोलेंगे, आंसर क्या देंगे? बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। नेक्स्ट है टैनिंग। Actually, animal hides are colloidal in nature. So when a hide which has positively charged particle is soaked in tannin, which contains negatively charged particles, colloidal particles, so mutual coagulation takes place. हम लोगों ने कल पढ़ा था कि when two oppositely charged souls are mixed in equal amount, they neutralize the charges of each other and mutual coagulation takes place. So similarly, here the animal hides are colloidal in nature and tannin is also a negatively charged colloidal particles, so mutual coagulation takes place. So this results in the hardening of leather. हार्डनिंग ऑफ लेदर के बाद जैसे देखते हो कि जो टेंट लेदर होता है, इसी से आप पर्स बनता है, इसी से शूज बनता है, इसी से बेल्ट बनता है, तो इसके लिए कौन सा लेदर चाहिए? टेंट। तो इसको प्रोसेस को टैनिंग बोलते हैं। क्रोमियम सॉल्ट्स आर ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ टैनिंग। यदि हम क्रोमियम सॉल्ट ले लेते हैं आर्टिफिशियली, तो ये भी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इस तरह से हम देखते हैं। वहाँ पर देखा था हमने कि जो क्लींजिंग एक्शन है सोप का, वो मिसल्स फॉर्मेशन के कारण था और ये कोलाइड्स होने के कारण था। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म्स में क्या होता था? कोटिंग एंड इमल्सन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड था। और जैसे इन जिलेटिन ओवर कोटेड ग्लास और प्लास्टिक के ऊपर, प्लेट के ऊपर कोलाइडियल फिल्म्स बना देते थे। और जैसे ही आप कैमरा में डालते थे, आजकल तो डिजिटल फोटोग्राफी हो रहा है, लेकिन पहले जो फोटोग्राफिक प्लेट होता था या एक्सरे प्लेट होता था, उसके ऊपर ये लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड का एक लेप होता था, कोलाइडियल सोल होता था। रबर इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज करते हैं कि लेटेक्स इज ए कोलाइडियल सोल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स which are negatively charged and rubber is obtained by coagulation of latex। उसमें coagulating materials डाल करके उसको coagulate करा देते हैं और इस तरह से। तो इंडस्ट्री में भी कोलाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। आजकल प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स में भी यूज कर रहे हैं। सो दीज मटेरियल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर यूज एज ए कैटलिस्ट बाय यूजिंग रिवर्स मैसिल्स। ठीक है, तो नैनो मटेरियल्स में भी इसको यूज करते हैं। इन डिसइंफेक्टेंट जैसे डिटोल, लाइजॉल, ये जो है ये इमल्सन है, ठीक है, तो इसको भी यूज करते हैं। और बिल्डिंग रोड्स जैसे एस्फॉल्ट इमल्सिफाइड इन द वाटर इज यूज फॉर बिल्डिंग रोड्स। तो इस तरह से ये सारा इसका एप्लीकेशंस हैं जो हम कोलाइड्स के लिए एप्लीकेशन करते हैं। एक बार इस चैप्टर में हमने क्या किया, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने स्टार्ट किया था कहाँ से कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच से स्टार्ट किया था कि एब्जॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या था, ए बी और ए डी। एब्जॉर्प्शन था कि यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन था, बल्क में भी सरफेस में भी, लेकिन एडजॉर्प्शन में जो हमारा एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स था वो सरफेस पर ज़्यादा एडजॉर्ब हो रहा था, तो हमने नाम दिया था एडजॉर्प्शन। उसके बाद आपने उसका क्लासिफिकेशन किया था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो जब वीक वेंडर वाल फोर्स था एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच, तो नाम क्या था, फिजिकल एडजॉर्प्शन। और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना तो केमिकल एडजॉर्प्शन। फिर हमने डिफरेंट फैक्टर्स देखा जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को। इसके बाद हमने उसमें कैटालिसिस पे आए थे। कैटालिसिस एक प्रोसेस था जिसमें कोई एक एक्सटर्नल फॉरेन सब्सटेंस रिएक्टेंट में इंटर होकर के रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है बिना उसके अंदर कंज्यूम हुए, है ना, विदाउट अंडरगोइंग
एनी केमिकल चेंज इन दैट कैटलिस्ट। तो ये दो तरह का था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो जब आपका रिएक्टेंट कैटलिस्ट सेम फेज में था तो होमोजीनियस और डिफरेंट फेज में था तो हेट्रोजीनियस। फिर हमने मैकेनिज्म देखा था जो हेट्रोजीनियस के लिए। फिर उसमें हमने जो फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, एंजाइम कैटलिसिस में हमने की लॉक मॉडल देखा था कि जो एंजाइम आया सबस्ट्रेट के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, और वो कॉम्प्लेक्स ये की लॉक मॉडल में क्या होता था, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनता था और इसके बाद ये टूट जाता था और एंजाइम फिर से बाहर हो जाता था। इसी को हम की लॉक मॉडल बोलते थे। और फिर हमने बेटा देखा कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन। 3 तरह का क्लासिफिकेशन था। फर्स्ट बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, दूसरा था बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें लायोफिलिक, लायोफोबिक, एंड बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के ऊपर हमने 3 तरह का किया था, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, मैंने आपको डाउट पूछने का तरीका भी बता दिया कि गूगल फॉर्म जो आपके पास है उसको यूज करना है। ठीक है, और उसमें डाउट आपको पूछना है, ऑटोमेटिक आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।